पीएफआई के सदस्यों का यूनिफॉर्म ऐसा नीले रंग का, उनके कंधों पर स्टार्स बिल्कुल वैसे ही जैसे सेना की यूनिफॉर्म पर कंधों पर स्टार्स होते हैं। तो क्या पीएफआई देश के अंदर एक पैरेलल सेना खड़ी कर रहा था? 2006 में बनी पीएफआई के तकरीबन 4 लाख सदस्य आखिर क्या करते थे? क्या है पीएफआई का पूरा क्रिमिनल इतिहास? ये है पीएफआई की फ्रीडम परेड और परेड में ये शामिल लोग हैं पीएफआई के सदस्य या कार्डर। जरा इनकी यूनिफॉर्म को देखिए, कंधों पर लगे स्टार्स या एम्ब्लेम को देखिए, बिल्कुल किसी देश की सेना की तरह। हर साल 17 फरवरी को पीएफआई इसी तरह हर जिला मुख्यालय में अपनी यही फ्रीडम परेड निकालती थी। लेकिन 2013 में केरल सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया जब ये देखा गया कि कंधों पर स्टार उसी तरह हैं जैसे सेना या पुलिस के कंधों पर होते हैं और पीएफआई की मंशा पर सवाल उठा। पीएफआई के हर लोकल यूनिट में 20 सदस्य होते हैं। 3 से 10 यूनिट को मिलाकर एक एरिया बनता है। 3 से 10 एरिया से एक डिवीजन, 3 से 10 डिवीजन से एक जिला, 2 जिलों या उससे ज्यादा को मिलाकर एक जोन बनती है। हर राज्य में एक जनरल असेंबली और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। राज्य के नुमाइंदे मिलाकर एक राष्ट्रीय जनरल असेंबली और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाते हैं। बाईस और 27 सितंबर की छापेमारी हुई तो 3 ऐसे लोगों का चेहरा सामने आया जिन्होंने 1992 में पीएफआई के मूल संगठन नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट की स्थापना और संचालन किया था। पी कोया, ई अबू बकर और ई.एम. अब्दुल रहमान। इन तीनों में से एक लाइब्रेरियन, एक प्रोफेसर और एक अरबी भाषा का शिक्षक है। पी कोया केरल के कोझिकोड में एक गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर है। 1978-79 के दौरान सिमी का सदस्य था। ई.एम. अब्दुल रहमान केरल में एर्नाकुलम का रहने वाला है और एक रिटायर्ड लाइब्रेरियन है। रहमान 70 के दशक में सिमी में शामिल हुआ था, जिसके बाद में इसका ऑल इंडिया अध्यक्ष बना। अबू बकर अरबी भाषा का शिक्षक है। इन तीनों ने ही मिलकर पीएफआई को बनाया भी, फैलाया भी और कट्टरपंथियों को संगठन से जोड़ा भी। जरा पीएफआई के क्रिमिनल इतिहास पर नजर डालिए। 2010 पीएफआई पहली बार देश भर में सुर्खियों में तब आया जब केरल में ईश निंदा के आरोप में उसके सदस्यों ने प्रोफेसर टी.जे. जोसेफ का हाथ काट दिया। साल 2012 केरल सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि पीएफआई के सदस्य 27 हत्या, 82 हत्या की कोशिशों में शामिल हैं। 2013 पुलिस ने कन्नूर में पीएफआई ट्रेनिंग कैंप से हथियार, बम और विदेशी मुद्रा बरामद की। 2016 आरएसएस कार्यकर्ता रुद्रेश की हत्या में पीएफआई का नाम आया। 2017 एनआईए ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जिसमें पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। 2018 ईडी ने पीएफआई की फंडिंग को लेकर जांच शुरू की। 2019 एजेंसियों ने दावा किया कि एंटी सीएए प्रदर्शनों और हिंसा में पीएफआई का हाथ है। 2020 दिल्ली दंगों में पीएफआई के 5 लीडर गिरफ्तार किए गए। मार्च 2020 अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पर हुए हमले में केरल के एक पीएफआई सदस्य के नाम होने की बात की गई। अक्टूबर 2020 पीएफआई और उसके छात्र विंग के सदस्यों को मथुरा में गिरफ्तार किया गया। दावा था कि वो हाथरस में हिंसा भड़काने जा रहे थे। दिसंबर 2020 17 पीएफआई सदस्यों को कर्नाटक में अगस्त में हुए दंगों के लिए गिरफ्तार किया गया। 2022 कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद के लिए पीएफआई को जिम्मेदार ठहराया। अप्रैल 2022 करौली हिंसा में पीएफआई के लोगों पर आरोप लगा। जून 2022 उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्यारों का पीएफआई लिंक होने की बात कही गई। जुलाई 2022 पटना में एक पूर्व पुलिसकर्मी और 3 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। संवेदनशील दस्तावेज बरामद किए गए। खुद को संविधान के दायरों में रहकर काम करने का दावा करने वाली पीएफआई अपने भाषणों में योग, आयुर्वेद, हिंदी और संस्कृत शब्दों का भी इस्तेमाल करती थी। लेकिन एनआईए के अनुसार पीएफआई का मकसद 2047 तक भारत को एक मुस्लिम देश में तब्दील करने का था। आरोप है कि पीएफआई का लादेन से भी कनेक्शन था। आपको बताते हैं कि पीएफआई कैसे तैयार करता था कट्टरपंथियों को। एनआईए के अनुसार पीएफआई अपने एजेंडे के जरिए कट्टरता को बढ़ाने का काम कर रहा था।
दावा किया जा रहा है कि पीएफआई का संबंध जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और आईसिस से भी है। जांच एजेंसियों के नोट में दावा किया गया है कि उन्हें यूपी के बाराबंकी से पीएफआई नेता मोहम्मद नदीम के पास से एक रजिस्टर मिला था, जिसकी हेडिंग थी अ शॉर्ट कोर्स ऑन हाउ टू मेक आईईडी यूजिंग इजीली अवेलेबल मटेरियल। पीएफआई में शामिल लोगों को बाकायदा शपथ दिलाई जाती थी। जब इस बात का भरोसा हो जाता था कि पीएफआई में शामिल युवक रेडिकलाइज हो चुका है, तब उसे काम करने के लिए मैदान में उतारा जाता था। छापेमारी में पीएफआई के दफ्तरों से मिले नोट में ये लिखा हुआ है कि कैसे युवाओं को पीएफआई भड़काने का काम करता था। मुस्लिम युवकों को बाबरी मस्जिद की फुटेज, गुजरात दंगों की फुटेज दिखाकर भड़काया जाता था। सिमी भी बिल्कुल इसी तरह काम करता था। निसंदेह जो सबूत सरकार के पास है, अकाट्य हैं, महत्वपूर्ण हैं, और अगर भली भांति प्रस्तुत किया जाए तो विजय निश्चित है। लेकिन पहले ट्रिब्यूनल और कोर्ट दोनों की तैयारी करनी चाहिए। यूएपीए के अनुसार पहले ट्रिब्यूनल में मामला प्रस्तुत किया जाएगा। ये मान के चलिए कि पीएफआई ने ऑलरेडी जो देश के जो बेस्ट लीगल ब्रेन्स हैं, सर्वश्रेष्ठ और वरिष्ठतम वकीलों को एंगेज कर लिया है। आपकी तैयारी और आपके अधिवक्ता उनसे 20 होने चाहिए, 19 ना हो। आरोप है कि पीएफआई अपने सदस्यों को ट्रेनिंग सेंटर में दंगा करने, हिंसा फैलाने और हिंसा के बाद बेल के लिए कानून की कमजोरियों तक की जानकारी देता था। ट्रेनिंग के बाद उन्हें टीम का हिस्सा बनाया जाता था। कराटे की ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन कराटे की ट्रेनिंग के बहाने बताया जाता था कि उसका असल टारगेट कौन है। कुछ महीने पहले ही एनआईए और पुलिस ने तेलंगाना में एक ऐसे ही ट्रेनिंग सेंटर का खुलासा किया था। 5 साल का प्रतिबंध एक शुरुआत है, लेकिन ये उम्मीद करें कि शुरुआत आपको गंतव्य तक ले जाएगा, वो एक लिविंग इन अ फूड्स पैराडाइज है। आपको एक एक दिन 5 साल में इनकी जड़ में, इनकी मट्ठा डालने में और इनको समाप्त करने के लिए क्रियाशील होना पड़ेगा। और प्रतिबंधित आपने संगठन को किया है, व्यक्तियों को नहीं किया है। जो गिरफ्तार हुए हैं, पहले दिन 100, 106, दूसरे दिन 256। इनके अलावा जो भी प्रकाश में आए हैं, इनको चिन्हित करके हिस्ट्री शीट, चल अचल संपत्ति कुर्क, बैंक एसेट फ्रीज करना और तमाम कार्रवाई जब आप करेंगे तो जिस तरीके से न केवल संगठन बल्कि व्यक्तियों के ऊपर भी वांछित निगरानी और कार्रवाई, तब जाके 5 साल के एक तपस्या के उपरांत इस तरीके के विषाक्त संगठन समाप्त हो पाएंगे। 2018 तक पीएफआई एक मैगजीन तेजस भी निकालता था, जो मलयालम भाषा में प्रकाशित होती थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक 2011 में जब अमेरिका ने लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया था, उस समय तेजस के फ्रंट पेज पर लादेन की तस्वीर छापते हुए लिखा गया था कि लादेन मरा नहीं बल्कि शहीद हुआ है। इन सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद ही सरकार ने कार्रवाई की है और 5 साल का बैन लगाया है। देश भर में पीएफआई के 400 से ज्यादा सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। इसके काडर के खिलाफ 1400 क्रिमिनल केस रजिस्टर किए गए हैं। पर क्या पीएफआई के पास अभी कोई विकल्प है? पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, इसका स्वागत करता हूं। जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है, उसको अपोज करने की जरूरत है। तो अमित शाह जी ने राष्ट्रद्रोही पीएफआई को बैन किया है। इसको सारे देश के लोग, वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सभी राष्ट्रभक्त लोगों ने ये पीएफआई का बैन क्या किया है। केंद्र सरकार इसको सभी वेलकम कर रहा है। सीधे कम्युनिटी को टारगेट करने का एक तसलसल है और इस तसलसल को कम्युनिटी चाहे आज देख रही हो, लेकिन ये तसलसल जारी रहता है तो कम्युनिटी की मजबूरी होगी कि वो इस पर फिर अपना रिस्पांस दे। तो हम समझ बहरहाल हमारा खुलासा यही है कि हम इस तरीके के बैन को सही नहीं समझते। एक तरफ आतंकी साजिश का शटर डाउन हुआ और दूसरी ओर सियासी पारा हाई हो गया। राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है, उसको अपोज करने की जरूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। पीएफआई
का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, इस सब पर प्रतिबंध लगाइए, एकरूपता लगे, दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जैसे ही पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर बैन का ऐलान किया, देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया। We have seen also the ban on the CPI Maoists, but even today the security forces and the Maoists are in loggerheads and they continue to battle out each other in certain parts of the country. We have to politically isolate such forces spreading extremism and terror tactics, and administratively very firmly take action against all the criminal activities they indulge in. कुछ मुस्लिम संगठन सरकार के साथ खड़े हैं और कुछ आज भी सरकार के खिलाफ हैं। सवाल है बैन लगने के बाद पीएफआई क्या करेगा? जानकार कहते हैं अभी कोर्ट की लड़ाई बाकी है। किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन करते ही उसको जो लिबर्टी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो होती है कि वो अदालतों में जाएगा और अपनी बात को रखेगा। तो ये चैलेंज कर सकते हैं इस बैन को। ट्रिब्यूनल को लगता है कि बैन गलत है तो ट्रिब्यूनल को उसको रिवोक कर सकती है। 6 महीने के अंदर जो है उसका निपटारा होगा और ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ फिर हाई कोर्ट में अपील जाती है।